मलिक साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो ड्राई रन है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि देखिए जो पेशेंट, एक व्यक्ति जिसकी टीका लगेगा, वैक्सीन लगेगी, उसको फिर आधे घंटे तक रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में। अगर हर एक टीका लगने वाले व्यक्ति को आधे आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा तो जैसा अभी डॉक्टर भी कह रहे थे बाइट में कि देखिए हमें देखना होगा कि एक दिन में हम कितने लोगों तक वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि एक लंबा समय इस पूरी प्रक्रिया में भी बीतने जा रहा है? ऐसा नहीं होने वाला कि रातों रात वैक्सीनेशन हो गया? देखिए, रातों रात तो बिल्कुल वैक्सीन नहीं होगी। वैक्सीन देने की भी एक अपनी लिमिटेशन रहेगी। कितने वैक्सीनेटर्स हैं जो कि कितने लोगों को अटेंड करेंगे, और वैक्सीन की भी प्रक्रिया यह है कि जब भी हम वैक्सीन देते हैं, कोई भी वैक्सीन दे, ये केवल कोविड नहीं, कोई भी वैक्सीन दे, तो हम आधे घंटे तक कोशिश करते हैं कि मरीज हमारे पास ही रहे, क्योंकि किसी भी तरह की एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एनाफिलैक्सिस हो सकती है। मैं आपको बताऊं, एनाफिलैक्सिस जानलेवा रिएक्शन भी हो सकती है कई बार वैक्सीन से, तो उसमें हमेशा बेटर यही रहता है, वो इमीडिएट वैक्सीन देने के बाद रिएक्शन होती है, तो हमेशा बेटर रहता है कि मरीज कम से कम 20 से 30 मिनट जो है वो सेंटर में ही रहे जहां पर कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, वैक्सीन पहली बार नहीं है जो हम देने जा रहे हैं, बहुत सदियों से हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। हमारी वैक्सीन चैनल्स बड़ी स्ट्रांग है। हमने पोलियो को भी इरेडिकेट किया है सिर्फ वैक्सीन देने के साथ में। तो आने वाले समय में जो है वो बड़े आराम से वैक्सीन दी जाएंगी। हमारे पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बहुत सारा अच्छा स्टाफ है जो कि इसको करेगा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो हमें इनको ऑर्गेनाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्टोरेज और फ्रीजर्स को, और दूसरी चीज है ये बड़ा सिंपल भी रहेगा, क्योंकि 2 से 8 डिग्री में जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है, 2 से 8 डिग्री में भी हम रख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम तब आती है अगर हमें सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर रेफ्रिजरेटर्स में -70 डिग्री पे रखनी होती, तो ये भी एक अच्छी बात है जी। दूसरी अच्छी बात इस वैक्सीन की ये भी है कि ये अफोर्डेबल भी रहेगी, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। मलिक साहब, ये जो आपके पीछे इस वक्त स्क्रीन है, क्या इस पर भी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ चीज़ें जानकारियां देना चाहूँगा। मैं दर्शकों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा कि जब भी एक वैक्सीन बनती है, सारे क्लिनिकल ट्रायल से निकल जाती है, तो वो जनरली सेफ होती है। शुरुआत में रिसर्च होती है वैक्सीन की, फिर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होती है। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले तो हम वैक्सीन की रिसर्च करते हैं, दूसरा स्टेप आता है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल का मतलब है ह्यूमंस को देने से पहले हम माइस में, रैट में, गिनी पिग्स में, एनिमल्स में देते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल डेवलपमेंट आती है जिसमें 3 ट्रायल्स आते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हम हेल्दी लोगों को देते हैं, फेज 2 में हम थोड़े और लोगों को देते हैं, और फेज 3 में अब जैसे इस वैक्सीन में 26,000 लोगों को जो है हमने वैक्सीन दी है, तो जनरली ये फेज 3। उसके बाद में फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होकर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि वैक्सीन भी तरह तरह से डेवलप होती है, जैसे आरएनए की वैक्सीन है, डीएनए की वैक्सीन है। अब जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। उसके बाद में ये रेप्लिकेटिंग वैक्सीन्स होती हैं, नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन्स होती हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जो ये हमारी एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है उसकी बात करें, तो वो नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है, तो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होंगी उनका टेम्परेचर भी हमारे को बहुत ज़्यादा कम रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग वैक्सीन को बनाते हैं। और ये भी बता दूं, वैक्सीन के अंदर सिर्फ ये कंपोनेंट नहीं रहते, वैक्सीन के अंदर और भी कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे ये इस तरह से वैक्सीन वायल्स के अंदर आएगी। अब इसमें भी मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये मल्टी वायल्स में आए, यानी 10 लोगों की वैक्सीन जो है वो केवल एक ही व्यक्ति के अंदर जो आ जाए, तो ये मल्टीपल वायल्स में भी आ सकती है। तो इस तरह से इनकी पैकिंग होगी और इस तरह से इनको दिया जाएगा। इस तरह से दिखे जैसे कि जो पैकिंग्स होगी, और तरह तरह की पैकिंग्स होती हैं जिसमें कि सिंगल डोज भी होगी, मल्टीपल डोजेस भी होंगी, और इस तरह से वो है। तो ये बेसिकली बताने का दर्शकों को मतलब यही मलिक साहब, डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं रहने जा रही है, ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये 2 चीजें तय हो चुकी हैं जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, डीप फ्रीजर, हाँ बिल्कुल, 3 चीजें तय हो चुकी हैं। इसकी एफिकेसी जो है वो 70% से ज्यादा है। दूसरे साइड इफेक्ट्स इसके काफी कम रहेंगे, थोड़ा सा पेन हो गया, थोड़ा फीवर आ गया, ये हो गया, वो रहेंगे। और तीसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम रख सकते हैं, तीनों चीजें। और चौथी चीज ये भी है कि ये सस्ती होगी एज कंपेयर टू मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन के। तो ये 4 चीजें क्लियर होने के बाद में अब तो, और 5वीं चीज ये भी क्लियर है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन, हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हम सारी वैक्सीन मुफ्त लगाते हैं, बहुत सारी वैक्सीन सरकार मुफ्त लगाती है। तो उस चैनल के अंदर वैक्सीन, मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है।